गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है, किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है और वायुमंडल को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग आज देखने वाले हैं कि वायुमंडल कहते किसको हैं। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैसों का फैला हुआ वो एक ऐसा आवरण होता है जिसे पृथ्वी चारों तरफ से घेरे रहती है। इसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण संबद्ध रहता है। वायुमंडल में घटित होने वाली जो घटनाएं होती हैं, इससे जीवधारियों का जो पृथ्वी में जीवन होता है वो निर्भर करता है। मुख्यतः वायुमंडल में 3 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। नंबर 1 गैसेस, नंबर 2 धूलकण और नंबर 3 जलवाष्प। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि वायुमंडल का संगठन कैसा है, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो स्ट्रक्चर, जो वायुमंडल का स्ट्रक्चर है वो मुख्यतः 3 चीज़ों से मिलकर के बना है। गैसेस हैं, धूलकण हैं और जलवाष्प है। तो अब हम देखने वाले हैं कि गैसेस, कौन कौन सी गैसेस वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो दोस्तों, वायुमंडल में मुख्यतः 2 प्रकार की गैसेस पाई जाती हैं। एक होती है स्थायी गैस और दूसरा होता है अस्थायी गैस। स्थायी गैसों में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन होती है, जो कि अलग अलग मात्रा में पाई जाती है। इनको स्थायी गैसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका वायुमंडल में जो संगठन होता है वो परिवर्तित नहीं होता है। जैसे नाइट्रोजन 78.8%, ऑक्सीजन 20.95% एंड आर्गन 0.9% पाई जाती है। इसी तरीके से वायुमंडल में और भी गैसें पाई जाती हैं जिनको हम लोग अस्थायी गैस कहते हैं, जिनका जो संगठन होता है वायुमंडल में वो परिवर्तित होता रहता है। जैसे आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है, ओजोन है। ये सभी गैसें जो होती हैं वो परिवर्तनशील गैसें होती हैं, जिनको वेरिएबल गैसेस कहा जाता है। तो इस प्रकार से इन गैसों का वायुमंडल में अपना अपना एक महत्व होता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो जो वायुमंडल को गर्म रखने के लिए होती है, कि जिस तरीके से वायुमंडल में ऊपर से आने वाली गैसेस, आने वाली किरणें होती हैं, उन किरणों को वो कुछ मात्रा में रोक लेती है और नीचे से पृथ्वी से जाने वाली जो दीर्घ विकिरण किरणें होती हैं उनको वो अवशोषित कर लेती है, जिस कारण पृथ्वी गर्म रहती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है, जिस कारण पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाओं से संबद्ध हो जाती है। ऑक्सीजन एक वायुमंडल की ऐसी गैस है जो सभी जीवधारियों के लिए आवश्यक होती है और यह वायुमंडल में बहुत दूर तक नहीं पाई जाती। यह वायुमंडल में लगभग 10 किलोमीटर के आसपास तक की जो एरिया होता है उसमें ही ये गैस थोड़ी बहुत मात्रा में पाई जाती है। लेकिन ये गैस बहुत ही ज़्यादा सक्रिय गैस होती है, जो सभी पार्ट्स के साथ में मिल करके और अपना संगठन बना लेती है। अब हम लोग देखते हैं जलवाष्प का इस वायुमंडल में जो महत्व होता है वो हर तरीके से पृथ्वी में घटित होने वाली घटनाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो जलवाष्प एक गैस का ही भाग है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको स्पेशल रूप से इसलिए देखेंगे क्योंकि जलवाष्प का वायुमंडल में एक बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इसी से संबंधित जो घटनाएं होती हैं, जैसे वर्षा होती है, कोहरा पड़ता है, पाला, ओश, ये सारी जो घटनाएं होती हैं जलवाष्प से ही होती हैं। क्योंकि जब जलवाष्प का संघनन होता है तभी जाकर के वर्षा होती है। तो जलवाष्प इम्पॉर्टेंट हो गया, गैसेस हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो धूलकण होते हैं वो भी वायुमंडल में पाए जाते हैं। इन धूलकणों का वायुमंडल में बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि अगर संघनन होना है, अगर जलबूंदों का संघनन होना है तो उसके लिए धूलकणों का वायुमंडल में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये धूलकण जो होते हैं ये वायुमंडल से गए हुए होते हैं, ज्वालामुखी से निकले हुए होते हैं, राख होती है, इसमें तरह तरह के धूलकण, ये जलवाष्प होती है। तो इन सबको मिला करके जलवाष्प, धूलकण और गैसों को मिला करके वायुमंडल का संगठन बनता है। ये वायुमंडल का संगठन पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रहता है। इसी को हम लोग वायुमंडल कहते हैं या एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि वायुमंडल की संरचना कैसी है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है।
कि वायुमंडल को मुख्यतः जो हमारे मौसम वैज्ञानिक हैं पैटरसन महोदय, उन्होंने वायुमंडल को मुख्यतः 5 भागों में वर्गीकृत किया है। लेकिन सामान्यतः वायुमंडल को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, और हम लोग अभी देखने वाले हैं सभी वायुमंडल की जो परतें होती हैं जिनको हम लोग वर्गीकरण किया गया है मुख्यतः 4 भागों में, उनका 1 बाय 1 करके उनकी विशेषताएं देखने वाले हैं, उनमें क्या होता है ये देखने वाले हैं, और सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जो वायुमंडल का संरचना है वो 4 भागों में हुई है। अब हम लोग देखने वाले हैं वायुमंडल की पहली जो परत होती है उसे हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। इस क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। परिवर्तन मंडल क्षोभ मंडल का ही नाम है। तो क्षोभ मंडल की जो मुख्य विशेषता ये होती है कि क्षोभ मंडल ऊंचाई के साथ में तापमान यहाँ पर घटता है। जैसे जैसे हम लोग क्षोभ मंडल में ऊंचाई में जाते हैं वैसे वैसे तापमान का गिरावट होती है, और ये तापमान की गिरावट होती है पर 1000 मीटर पर 6.5 सेल्सियस। लेकिन इस मंडल की एक विशेषता ये भी है कि कभी कभी तापमान ऊंचाई में जाने पर घटता नहीं है बल्कि बढ़ने लगता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तापमान का परिवर्तन या तापमान का परिवर्तन कहते हैं इसको हम लोग। क्षोभ मंडल में सभी पृथ्वी से संबंधित घटित होने वाली घटनाएं होती हैं, जैसे ओस, कोहरा, पाला, वर्षा, तड़ित झंझा, चक्रवात। यहाँ पर सभी वायुमंडल, जलवायु और मौसम संबंधित सभी घटनाएं इसी क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। इसलिए इस क्षोभ मंडल का पृथ्वी और पृथ्वी के जीवधारियों से लेकर के बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ संबंध होता है, और ये क्षोभ मंडल पृथ्वी में घटित होने वाली सभी घटनाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्षोभ मंडल के जो सबसे ऊपरी सीमा होती है उसे हम लोग ट्रोपोपॉज कहते हैं। मतलब ट्रोपोपॉज का मतलब होता है जहाँ पर मिश्रण खत्म हो जाता है, या यहाँ पर तापमान का ना बढ़ना और ना ही घटना। यहाँ पर तापमान ना बढ़ता है ना ही घटता है, इसलिए ट्रोपोपॉज में तापमान ना घटता है और ना ही बढ़ता है। इस ट्रोपोपॉज का जो ऊपरी सीमा होती है यह ध्रुवों में और भूमध्य रेखा पर अलग अलग होती है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 9 से 10 किलोमीटर होती है, और जो भूमध्य रेखा है पृथ्वी की उसके ऊपर इसकी ऊंचाई 17 से 18 किलोमीटर के बीच में होती है। और ये मौसम संबंधित घटित होने वाली घटनाओं के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये तो हुई क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल या मिश्रण मंडल से संबंधित इसकी विशेषताएं।